श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से हम तमाम तरह के कार्यक्रम आप तक लेकर पहुंचते हैं और बात शिक्षा, सूचना और मनोरंजन की बात होती है तो आकाशवाणी सबसे पहली पायदान पर आपको नज़र आता है। हमारे तमाम कार्यक्रमों में इन तमाम विषयों का समावेश होता है और शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी आकाशवाणी अनवरत प्रयासरत रहा है। हरियाणा प्रदेश में राज्य शिक्षक पुरस्कार ये देने का प्रावधान है। प्रतिवर्ष जो है शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में और गतिमान होकर ये तमाम शिक्षक बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए उन्हें अग्रसर करते हुए नजर आएं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमने 3 ऐसे मेहमान आज बुलाए हैं जो ये सम्मानीय मेहमान हमारे बीच हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इतना बेहतर किया है कि इन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जा रहा है और इनसे बातचीत करेंगे और ये बातचीत प्रेरणादायी रहे, हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुँचे और ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र से जो तमाम दूसरे शिक्षक जुड़े हुए हैं उन्हें भी प्रेरणा मिले कि आखिर वो भी उस तन्मयता के साथ आगे बढ़ें ताकि बच्चों का भविष्य तो सुनहरा हो ही, साथ ही इस प्रकार के शिक्षक पुरस्कार उन्हें भी मिल सकें। मैं अपने तमाम मेहमानों का परिचय अपने तमाम श्रोताओं से करवाना चाहूँगा। तो हमारे बीच हैं रेणु शर्मा जी जो अंग्रेज़ी विषय पढ़ाती हैं, 1986 से शिक्षा के क्षेत्र में हैं और मौजूदा समय में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गंगवा में सेवारत हैं। रेणु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के धन्यवाद जी। और हमारे दूसरे मेहमान हैं अशोक वशिष्ठ जी हैं जो हिंदी के प्रवक्ता हैं। सन 2000 से सक्रिय जो है शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं और मौजूदा समय में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नलवा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सुनीता रानी जी हैं हमारी मेहमान जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, शारीरिक शिक्षक हैं और 1995 से अपनी सेवाएं दे रही हैं। राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय से हैं आप, कहाँ से? बंगाली से। तो सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले अशोक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब तक का जो 2000 से एक शिक्षा के क्षेत्र में जो अनुभव रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? मेरा जो कार्य रहा है, मैं 2000 से 2006-8 तक जी प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्य किया मैंने। हाँ 2014 तक, और 2014 में मैं हिंदी प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुआ जी। तो शिक्षण के साथ साथ लगन रही है शुरू से ही कि हम खुद भी सीखें। हाँ क्योंकि जो नई नई तकनीक आ रही है, नई नई सूचना के माध्यम आ रही है जी, तो वो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उन तक पहुंच सके, ये जो रहा। और इसके लिए जो जितने भी राज्य स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं होती थी, शिक्षा विभाग के अनेक तरह के प्रोजेक्ट आते थे, उन तमाम परियोजनाओं में मैंने सक्रिय रह करके भाग लिया और विभाग की बहुत सारी जो परियोजनाएं थी उनको मैंने क्रियान्वयन करवाने में मदद की। तो और मैं समझता हूँ कि उनका लाभ बच्चों को हुआ जी। कहीं ना कहीं वो प्रयोग चलते रहे बच्चों के साथ और उसी कड़ी में जो कार्य के प्रति जो जुनून था वो लगा और मुझे लगा कि भाई हमें अब काम करना चाहिए। बिल्कुल। और थोड़ा सा ये नहीं कि भाई जो सामान्य रूप से काम करते हैं हम थोड़ा सा अलग होकर के चले और उसी का परिणाम मैं समझता हूँ कि भाई आज विभाग के द्वारा हमारी पहचान हुई। नलवा में आप कार्यरत हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चों में किस तरह का वहाँ उत्साह देख पाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर? ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों में वो प्रतिभा है। मेरे विद्यालय के बच्चे भी आकाशवाणी भवन तक पहुंचे हैं, उनकी प्रस्तुति हुई है जी। उनको भी अवसर दिया गया कि भाई आपकी आवाज़ भी इस तरह आ सकती है। मैं हमेशा से ही शिक्षण में समझाता हूं कि भाई जो शहरी बच्चे हैं और आप ग्रामीण बच्चे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, केवल अपनी प्रतिभा का है, सोच का है, कार्य को करने की लगन का है जी। तो मुझे लगता है कि भी ग्रामीण बच्चे किसी भी कारण से पीछे नहीं है, वो वैसा ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं यदि उन्हें अवसर दिया जाए तभी। बिल्कुल बिल्कुल। रेणु जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 1986 से आप सक्रिय रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ये जो सफ़र रहा है कैसा अनुभव रहा है इस पूरे सफ़र में? शुरुआती दौर में कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी?
मैंने 1986 में एज साइंस मिस्ट्रेस ज्वाइन किया था जी। एंड आई वाज फुल ऑफ इंथुसियाज्म, उत्साह से भरी हुई थी मैं। यंग भी थे, काम भी बहुत किया जी। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपके अंदर लेबर भर देता है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और वो दैट वाज इन मी, और मैंने उस पे काम किया और अपने बच्चों को मैंने ये सिखाया, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आप ये मत सोचिए कि बिना मेहनत के आपको फल मिलेगा। आप मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह, किसी भी समय आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट मोटिव वाज दिस कि आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मैंने करी थी और मैं चाहती थी जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं वो भी मेहनत करें। हाँ। और मेरे को लगता है कि जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स थे ना, उनको मैं अपना मैसेज दे पाई, और अब वो आज अच्छी पोस्टों पे भी बच्चे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ जब वो मुझे किसी भी पब्लिक प्लेस पे मिलते हैं और मेरे चरण छूते हैं। हाँ। और मुझे ये लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा उस वक्त एहसास होता है और ये लगता है कि भाई वाकई में हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, बेहतर किया है। और कुछ ज़िंदगियां जब संवरती हुई नज़र आती हैं और ज़िंदगी में जब सक्सेस की ओर बढ़ते हैं तो एक अध्यापक को, एक शिक्षक को बहुत खुशी होती है। रेनू जी अंग्रेजी पढ़ाती हैं। फिर मैंने आई ज्वाइंड एज ए इंग्लिश लेक्चरर इन तलवंडी रुका 1999। मैं आपको मतलब कि डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि बच्चों में एक इंग्लिश फोबिया था। दे आर अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। बिल्कुल वही पूछने वाला था मैं भी। अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। मैं आपको ये मतलब कि इसमें मुझे कोई वो मतलब नहीं है कहने में कि रूरल एरियाज में इंग्लिश का जो स्टेटस है बहुत लो है। बिल्कुल। नो डाउट अब इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फर्स्ट से इंग्लिश को स्टार्ट करी है। जब व्हेन आई ज्वाइंड तब 6 से किया करती थी, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि वेरी पुअर स्टफ आता था हमारे पास। कई रीजंस हैं उसके। एक तो इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है, पेरेंट्स इलिटरेट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जी। जो फेस मैंने 99 में किया था ना, वो अब धीरे धीरे इम्प्रूव करके थोड़ा ऊपर आ रहा है। गवर्नमेंट बहुत अवेयर हो रही है, तो उसमें बहुत मेहनत करी मैंने। मतलब कि सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, उस पर मैं मतलब फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने समर वेकेशंस में, विंटर में परमिशन लेके प्रिंसिपल से मेरे को बहुत काम करना पड़ा। बट आई सेटिस्फाइड कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत बच्चों जैसे बच्चे थे उनके रिजल्ट मुझे मिला। तो बहुत मतलब कि काम करने की इच्छा भी थी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बीच सुनीता रानी जी हैं, शारीरिक शिक्षक हैं और 1995 से आप सक्रिय हैं बंगाली में। आपका जो ये जीवन का अनुभव रहा है, कब कहाँ से शुरुआत हुई वो बताएं। 1995 में सर मैं जेबीटी थी पर पद पर कार्यरत थी। उसके बाद 2004 में मैं शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत हुई जी। और जो परिश्रम करने की बात है तो मेरे पापा खुद टीचर थे। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, गांव में भी पढ़ी हूँ, बड़ी हूँ, हुई हूँ, और वहीं मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। और मेरे पापा टीचर थे तो उनसे ही मैंने ये पाया कि परिश्रम करना चाहिए, और परिश्रम करने से आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं जी। तो 2004 में जब मैंने शारीरिक शिक्षा के रूप में ज्वाइन किया तो लड़कियों को खासकर गेम में तो मतलब ही नहीं भेजने का। बिल्कुल। और मैंने आर्यनगर ज्वाइन किया था, तो वहाँ से एक एक लड़की को, थोड़ा सा आर्यनगर में बॉयज़ का था कि वो योगा में उनकी टीम भी जाती थी, योगा करते थे बच्चे। तो मुझे भी लगा कि लड़कियों को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो मैं एक एक घर में जाती थी, कहती थी कि योगा में भेजा करो, लड़कियों की टीम बनानी है, ये है। और मैं खुद भी योगा टीचर के रूप में जैसे कहीं कहीं करवाती रहती थी। तो और ये भी मैंने अपने पापा से ही पाया है कि बहुत पुराने टाइम से, जब हम छोटे थे तभी से अनुलोम विलोम करवाना, ये सारा का सारा जो भी है वो करवाते थे हमें। तो उन्हीं से मैंने ये लिया और ये फिर मैंने बच्चों में बांटना शुरू किया। और 2005 में ही मेरी 4 लड़कियां स्टेट में सेलेक्ट हो गई थी। जी। जैसे 4 महीने बाद ही उन लड़कियों का रिजल्ट आ गया। उसके बाद नेशनल और स्टेट में लड़कियां आती रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कम से कम 150 लड़कियां मेरे योगा के लिए आती थी।
और मैं 1 घंटा पहले भी जाती थी स्कूल से। ये नहीं है कि स्कूल से मैं वापस पहले आती थी जी। मैं स्कूल से एक्स्ट्रा टाइम देती थी हमेशा। और उसके बाद फिर हमने एनसीसी के लिए ट्राई किया और चंडीगढ़ भी गए उसके लिए, फिर एनसीसी लेके आए। लड़कियों को एनसीसी के इंचार्ज भी मैं रही हूँ 10 साल तक। और फिर थोड़ा सा और जुनून हुआ कि अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ और किया जाए। तो मैंने राज्य शाखा रेड क्रॉस ज्वाइन कर लिया जी। इसमें मैंने स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी बच्चों को मैं लेकर गई हूँ और वहाँ भी बेस्ट कोऑर्डिनेटर या बेस्ट काउंसलर के रूप में चुनी गई थी। और 2017-18 और 18-19 2 साल लगातार मैं बेस्ट काउंसलर रही हूँ और वो भी गवर्नर से अवार्डेड हूँ दोनों साल में। सुनीता जी, ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा शुरुआती दौर में घर घर जाना पड़ा ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल सर। वो एक चुनौतीपूर्ण जो दौर था उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जब घर में आप तमाम पेरेंट्स से मिलती थी, उनके अभिभावकों से मिलती थी कि बेटियों को भेजा जाए खेलने के लिए या योगा के लिए, किस प्रकार से वो जो दौर था उसके बारे में? वो दौर तो बिल्कुल ही मुश्किल था सर, काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। और एनसीसी भी नहीं दिलवाना चाहते थे और मैं घर घर यूँ कहती थी कि मैं बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ, तुम इसमें भेजो, ग्राउंड में भेजो बच्चों को। तो वो कहते थे नहीं, लड़कियों का काम नहीं है ये, लड़के करते हैं, लड़कियों का काम नहीं है। तो मैंने कहा मैं भी ग्रामीण से ही हूँ, मैं गांव में पड़ी बड़ी हूँ, मैं भी तो देखो यहाँ हूँ और इनके साथ रहूँगी। मैं बार बार उनको यूँ बोलती थी कि मैं साथ रहूँगी, सुबह भी इनके साथ रहूंगी, शाम को भी इनके साथ रहूंगी, मैं इनके साथ जाऊंगी, जहाँ भी मैं लेके जाऊंगी इनको साथ लेके जाऊंगी। और ये था कि जब भी मैं कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के किसी भी कैंप में बच्चों को लेके जाती थी, चाहे वो स्काउट गाइड का है, चाहे रेड क्रॉस का है और चाहे एनसीसी का है या एडवेंचर कैंप में, तो बच्चे के माँ बाप पहले पूछते, 10 बार मेरे को फ़ोन करते लड़कियों के माँ बाप की, मैडम आप जाओगे तो हम भेजेंगे, मैडम आप जाओगे तो भेजेंगे। तो ये दौर तक चलता रहा काफ़ी टाइम तक यही। और अब मैं मंगाली में हूँ, तो मंगाली क्या था कि पहले से टीम तैयार थी, वो भी मुझे अच्छा मिला। और उस टीम का श्रेय मैं मेरे से पहले जो सुखविंदर कौर मैडम थी वहाँ उनको देना चाहूँगी। उन्होंने स्टार्ट किया फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल की टीम है वहाँ पर। हाँ जी, काफ़ी नाम है और उन्होंने बड़ी शुरुआत, उन्होंने शुरुआत अच्छी की और वो मुझे टीम मिली। एक माहौल है आपके मंगाली में खेलों को लेकर के और बहुत जो सराहनीय कार्य उन्होंने बिल्कुल सराहनीय कार्य। तो अशोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भाई राज्य शिक्षक पुरस्कार जो दिया जा रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं और जो मना स्थिति है वो भी हमारे श्रोताओं से जरूर जो है साझा करें आप। जी, काफ़ी उत्साह है, अच्छा लगा है, बहुत सारे बधाई संदेश मिले हैं और ये लगा कि भी काम की पहचान मिली है जी। परिवार में जिस तरह मित्र मंडली में सब कहते थे कि भी आप इस प्रकार से लगे रहते हो, तो हमें लगता है कि उस मेहनत का हमें फल मिला है। और उसकी प्रेरणा के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे अध्यापक पूछते हैं कि भी इसकी प्रक्रिया क्या है, हम कैसे इसमें भागीदारी करें, तो अच्छा लगता है। और ये कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ है कि भी आप काम करते हो, मेहनत करते हो तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। बिल्कुल। गांव नलवा में जब आप कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है वो पहले से कितना, आप बदलाव कितना महसूस कर रहे हैं? काफ़ी बदलाव हुआ है। इससे पहले मैं, जैसे मेरा सारा अनुभव गांव का रहा है, पहले मैं सिरसा शक्कर मंदोरी में था प्राथमिक शिक्षक के रूप में, उसके बाद फिर मैं गिराई और फिर प्रवक्ता के रूप में सीसवाल रहा 5 साल और फिर मंडी आदमपुर और अभी 1 महीना हुआ मुझे आज नलवा में हुए। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं वो, उन्हें अवसर की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। यदि उन्हें पूरी तरह अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए और अवसर दिए जाएं तो वो भी अपना प्रदर्शन श्रेष्ठ करते हैं। यदि मैं बात करूं अपने विषय से संबंधित गतिविधियों की, जैसे मेरा जो एक स्टूडेंट था गिराई में, राज्यपाल से सम्मानित हुआ है स्काउटिंग में। और जो सीसवाल की बात करूं मैं, वहाँ पे लड़कियों ने राज्य स्तर पे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो प्रतियोगिता थी उसमें द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था। तो कहीं ना कहीं हमेशा रहा है और जिला स्तर पर तो अनेकों बार बच्चों का प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें एक अवसर की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि वो सही मिले तो वे भी अपना वैसा ही प्रदर्शन, श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रेणु जी, आप बताएं कि भाई अंग्रेजी को लेकर के आपने कहा कि भाई डर है, और वाकई में डर है, पहले से बदलाव काफ़ी आया है। तो इसका जो डर है विद्यार्थियों में, आपने अपने शिक्षण कार्य के दौरान ये डर निकालने का प्रयास कैसे किया और कितनी सफलता इसमें मिल पाई?
सर सबसे पहले तो उनको बेसिकली हम लोग ये समझाते हैं कि हाँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है जी। पर्टिकुलरली जो विदेशी भाषा है वो विदेशी भाषा से मतलब डरते हैं, और इसके लिए मैंने जो किया, मैंने उनको प्रैक्टिकली जो मतलब कि जिस तरह से वर्ड्स हैं जी। मतलब कि उनको एक क्रैमिंग नहीं, मतलब कि आपको प्रैक्टिकली मतलब कि जैसे किचन के अंदर गर्ल्स जाती हैं तो मैं उनको ये कह दिया अभी आप चम्मच को स्पून बोलिए, हाँ। और बेलन को रोलर पिन बोलिए। तो इस तरह से मैंने वेजिटेबल्स के मतलब कि जो आम भाषा में वर्ड्स यूज होते हैं तो उनके ऊपर बोझ नहीं पड़ा। और मैं उनका कहती थी कि भी तुम लोग ना ऐसे 10 वर्ड्स रोज करो जी। और उनको डिक्शनरी यूज पे मैंने बहुत जोर दिया। और थोड़ा जब क्लास अपग्रेड हुआ, जैसे मतलब कि राउंड आउट 8th 9th, मैंने उनको ये कहा इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़िए, कॉमिक्स आते हैं बच्चों के, वो इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है मैं यहाँ हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगी। तो मैं उनके बच्चों के साथ बच्चा जैसा हो गई जी। तो स्टोरीज को हल्की हल्की मैंने इंग्लिश में बताना शुरू किया। तो अगर मतलब कि अगर हम फ्रेंडली हो जाएं बच्चों से, पर्टिकुलरली इन दिस लैंग्वेज, तो मुझे लगता है डर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू और हुआ भी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बेसिकली तो ये है कि इंग्लिश को फिर थोड़ा सा वर्क बुक है हमारी, वो यूज करनी शुरू कर दी, प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर दिया, आज का जो मीडिया है उसके ऊपर बच्चों को लेना शुरू कर दिया, कंप्यूटर यूज शुरू कर दिया। तो उससे थोड़ा सा बच्चों को यूं लगा भी ये मुश्किल नहीं है, इसको किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैं कुछ हद तक सफलता मिली है मुझे, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। रेणु जी, ये कोरोना का जो दौर रहा है, अभी हालांकि अभी भी है, इस दौर को कैसे देखती हैं, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की चुनौतियां आपके सामने रही? इट विल बी सेटबैक टू अवर एजुकेशन। अब हर एक बच्चे के नंबर आ गए हैं, जो बच्चे हमारे मेहनती थे जी, उनमें बहुत ज्यादा सेटबैक है। मैम हम अपनी मेहनत से करते तो ज्यादा अच्छा होता। जो अब आगे आने वाले हमारे टीचर्स हैं उनको बहुत फेस करना, क्योंकि ये पुअर स्टफ चढ़ गया है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फ्रस्ट्रेशन होएगी। तो ये कोरोना के ने जो हमें काफी कुछ सिखाया भी है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बच्चों को सेल्फ स्टडी की आदत होनी चाहिए, ऑनलाइन यूज करना चाहिए, बच्चों को स्टडी मटेरियल लेना चाहिए। तो बच्चों ने किया भी है और ऑनलाइन हमने करवाया भी है। इंस्टेड ऑफ रूरल एरियाज उनके पास मोबाइल्स नहीं थे, लेकिन दे आर वेल अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी नाउ। तो उसमें पेंडेमिक के अंदर जो भी हमारे को ये सीखने को मिला है, बच्चों को हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे अब अवेयर हैं, हैंड वॉश करना है या यूज इस तरह से करना है। तो ठीक है, लेकिन शिक्षा में तो देखो इसमें बहुत मतलब कि असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पे। बड़ा प्रभाव जो है, खासतौर से 2 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, और जो है ठीक है रिजल्ट आया, लेकिन इसके बावजूद भी जो ये 2 वर्षों का जो एक लॉस है, ये जो खो दिया गया है, वो बड़ा मुश्किल है, और उससे बड़ी चुनौतियां शिक्षकों के सामने भी हैं कि उन्हें कैसे उन वर्षों को जो है वो पूरा किया जाएगा। अशोक जी, आपका क्या अनुभव रहा इस कोरोना के दौर में? हालांकि बहुत से विद्यार्थियों ने इसे बड़ा क्रिएटिव तरीके से भी लिया है। जी, 22 मार्च को जब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा तो उस समय ये था कि भाई आने वाले समय में शायद जैसे पहले शिक्षण कार्य होता था वैसा हम नहीं करा पाएंगे, विद्यालय बंद रहेंगे और पूरी तरह से, तो बच्चों का क्या कुछ रहेगा। तो इसी थोड़ा सा मैं दूरदर्शी बन करके मैंने अपने विद्यालय के जो समूह बनाए व्हाट्सएप पे, सभी के फोन नंबर इंचार्ज से लेकर के, और हरियाणा में लगभग ये शिक्षा सारथी पत्रिका में भी लेख प्रकाशित हुआ था हमारा। तो सबसे पहले हमने ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी थी, और फिर जिन छात्रों के पास मोबाइल नहीं थे या उनके अभिभावकों से संपर्क किया, और कई अभिभावकों से मेरी बात हुई, उन्होंने मतलब पढ़ाई के लिए फोन खरीद के दिए बच्चों को। और फिर जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में करते हैं या जो ऑनलाइन क्लास की बात है, लाइव क्लास, तो मैंने लाइव क्लास भी ली, बच्चों को बताया, सिखाया। और इसका एक अनुभव ये रहा कि उसी दौरान एक परियोजना आई थी भारत सरकार की और इंटेल के सहयोग से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो हरियाणा के कुछ 15 शिक्षक ही थे, जिनमें से एक मैं भी था। तो वो विद्यालयों से जोड़ करके बच्चों को उसका प्रशिक्षण करवाना था।
तो मैंने अपने विद्यालय के बच्चों को उसके लिए प्रेरित किया कोरोना काल को देखते हुए कि भी आपको इस प्रकार की ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी, उसको पहले आप सीखेंगे और फिर बच्चे उसमें अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल। तो यकीन मानिए विवेक जी, उसमें बच्चों ने भागीदारी की और मेरे स्कूल से लगभग 15-20 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों प्रशिक्षण प्राप्त करके उसके जो प्रमाण पत्र प्राप्त किए। प्रधानमंत्री के द्वारा और जो सूचना प्रसारण मंत्री है उनके संदेश उनको मिला और एक बहुत अच्छा प्रमाण पत्र मिला और 450 रुपए का वाउचर भी मिला। बहुत खूब। सुनीता जी, आप थोड़ा कुछ शब्दों में बताएं कि कैसा अनुभव रहा ये कोरोना के दौर में। सर, कोरोना के दौर में बच्चों का, क्योंकि मैं शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हूँ, खेल का काम है, ग्राउंड का काम है मेरा ज़्यादातर, तो ये सोशल डिस्टेंस लगा लो उसकी वजह से या किसी तरीके से हमें इकट्ठा नहीं होना है, किसी को इकट्ठा नहीं होने देना है और रखना है, तो इस दौर में ग्राउंड वर्क तो बिल्कुल कम ही हो गया है समझो। तो बहुत ही छोटे लेवल पर कभी जैसे बच्चों को बुला लिया है मोटिवेशन करने के लिए कि घर में आप लोग अपना रखो, अपना जैसे दौड़ लगाना है या उठक बैठक लगाना है, जैसे भी अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए उनको यूं करते रहे कि भी आप अपनी फिजिकल फिटनेस बरकरार रखिए। बिल्कुल। और थोड़ी सी मैं समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हूँ, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, साल में 2 लगाती थी, जरूर कंपलसरी था मेरा, तो वो भी बंद हो गया, इस साल मैंने नहीं लगाए हैं। बिल्कुल। और ब्लड डोनेट करना ये भी मेरा हर चौथे महीने कर देती हूँ, तो ये तो मेरा चलता रहा। लेकिन शारीरिक शिक्षा के रूप में जो कार्य है वो ठप रहा, बाकी मेरा चलता रहा। साथ के साथ कोरोना टाइम में जैसे मास्क बांटना है, 2000 के आसपास मैंने पिछली साल बांट दिए थे, 2000 के आसपास इस बार खुद सिलाई करके ही बांटे हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। जी बिल्कुल। देखिए, समय का थोड़ा अभाव है और रेणु जी, चलते चलते हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि भाई राज्य शिक्षक पुरस्कार जो मिला है, इसके बाद कोई विजन, कोई सपना, ख्वाब है शिक्षा के क्षेत्र में और कुछ करने का? इसका ना मैं चाहती थी यह प्रश्न मेरे से पूछें। विवेक जी, मैं बताऊं, मुझे पुरस्कार मिला है उसकी मुझे बहुत खुशी है जी। इसका जो क्रेडिट है मैं अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को, बच्चों को और अपने माता पिता को देना चाहूंगी। उन्होंने मेरे बहुत कोऑपरेट मुझे किया। लेकिन पुरस्कार मिलने के साथ भी मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जी, कि मैं इस पुरस्कार को और मेहनत करके और अच्छा प्रदर्शन करके मैं इसको रीपे करूं अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, कि मुझे जो मिला है, जो मुझे मोटिवेशन मिली है, वो कहीं ना कहीं वो मेरे समाज पे आनी चाहिए, समाज के लिए होनी चाहिए। मैं एक समाज का अंग हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करूं। केवल पुरस्कार मिलना काफी नहीं होता, उसको आप रीपे भी कीजिए सोसाइटी को। बिल्कुल, ये मेरे अंदर, और मैं उसको समझ रही हूँ कि मैं कोशिश करूंगी पूरे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक वशिष्ठ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसी संदर्भ में? जी, बड़े भाई साहब हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं। तो 2014 में उन्हें राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला था। तो मेरी प्रेरणा रही हमेशा। और बड़ी बहन है, वो भी प्राचार्य के पद पे है। 2019 में राजस्थान सरकार से उन्हें भी पुरस्कार मिला। तो मुझे लगा कि भी वो काम जो एक परिवार से जो प्रेरणा मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो योगदान मेरे लिए रहा। बिल्कुल। तो एक सेल्फ मोटिव थोड़ा सा ये भी था कि भी हम काम करें, धरातल पर यदि हम काम करते तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है। तो पहले तो मन में नहीं था, लेकिन बाद में जब बहन को मिला, भाई को, तो लगन जगी थोड़ी सी। जी। तो मुझे लगता है कि ये हमें एक जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी को हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, इसे हमें आगे और लेके जाना है। और जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो बच्चों तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा रहेगा कि भाई हमारी जो जिम्मेवारी लगी है तो इसको हम बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल। सुनीता रानी जी, आप क्या सोचती हैं शारीरिक शिक्षक के तौर पर? आगे पुरस्कृत आप हो रही हैं, आगे क्या विचार है, क्या विजन लेके चल रही हैं? कुछ ऐसा सपना है? सर यही है कि शारीरिक शिक्षा के तौर पे बच्चों को, खासकर लड़कियों को जी, कि गेम के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और जितना अपने से बन पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि लड़कियां गेम में आगे आए। क्योंकि माँ बाप भी, समाज भी, जैसे जो कि लड़कियों को पीछे धकेलते हैं, लड़कों को आगे करते हैं कि नहीं लड़के गेम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो उन लड़कियों को और भी ज़्यादा आगे मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। और ज़्यादा परिश्रम करने की इच्छा है मेरी कि और भी ज़्यादा लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे लेके आऊं। बिल्कुल। तो श्रोताओं, शिक्षा एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को बहुत खूबसूरती से रोशन कर देती है
और इस रोशनी, इस चिराग को रोशन करने वाले शिक्षक हमारे बीच मौजूद हैं। हालांकि सभी शिक्षक यही प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चुने हुए शिक्षक होते हैं जो बड़ी ही तन्मयता के साथ अपने कार्य को करते हुए नजर आते हैं और अपने विद्यार्थियों के जीवन को संवारने के लिए वो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ऐसे कुछ शिक्षक हमारे बीच थे जिन्हें सम्मानित कर रही है राज्य सरकार राज्य शिक्षक पुरस्कार से। हम इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अनवरत चलती रहे और शिक्षा की जो रोशनी है ये चारों ओर इनके प्रयासों से फैले और खुशियों का जो दीपक है वो इसी प्रकार से प्रज्वलित रहे, चाहे हालात कैसे भी हों, और जिंदगियां यूं ही मुस्कुराती रहें, किताबें रोशन रहें और हमारे तमाम शिक्षक जो हैं इसी तरह से आगे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहें। हमें उम्मीद है कि तमाम हमारे श्रोता हैं इन्हें प्रेरित भी होंगे और उन्हें ये बातचीत भी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद जी।